हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे, मज़े से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे हमारी क्लासेस को। ऐसे उम्मीद कर सकता हूँ मैं आप लोगों से। तो स्टूडेंट, मैं सुजीत आप लोगों के बीच में एजुकेशन हब बाय सुपी में मैं लेकर हाजिर हूँ क्लास 10 का। आज चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट पोर्शन जो आपके बुक के अकॉर्डिंग है, उसके पार्ट 3 यानी कि सब चैप्टर्स 3 को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और ये कोशिश होगी कि आज के चैप्टर्स को फिनिश कर दी जाए। अगर ना भी हो पाए तो नेक्स्ट वीडियो में श्योर आप मान के चलो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से ये चैप्टर फिनिश कर दूंगा। बस स्टूडेंट, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इतने दिनों तक थोड़े 10th क्लास के वीडियोस नहीं आ रही थी। रीज़न एक ही है स्टूडेंट्स कि इसमें उस तरह के रिस्पांस मुझे नहीं मिल रहे हैं। व्यूज़ मैं देखता हूँ काफ़ी कम है, मतलब इसके लिए मैं जिस तरह का रिस्पांस उम्मीद कर रहा हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा है। बात इतनी ही नहीं है, बात यह भी है कि जिन बच्चों का अभी 10th स्टेप है और वो इस पे इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, ये तो थोड़ी चिंता की विषय हो गई है हमारे लिए। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पे अच्छे से फोकस करेंगे और आने वाले सारे वीडियोज़ यहाँ से लेकर के जो भी चीज़ें हुई सो हुई, अब यहाँ से आप लोग जो है बिल्कुल सीरियस दिखाई दोगे और टॉपिक पे अपना कंसर्न बनाते हुए दिखाई दोगे। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप लोग मेरे चैनल के सेशंस को जरूर लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट्स करोगे, सब्सक्राइब करोगे और अपने पढ़ाई के कंसेप्ट को क्लियर करके जो भी डाउट्स अगर रह जाएं तो वो मेरे कमेंट बॉक्स पे पुट करोगे। ये मैं आप लोगों से ऐसी अपेक्षा करता हूँ। तो खैर, ये तो बातें हुई तब की जब आप इस चैनल पे आएँ। तब तक जब तक आपके फ्रेंड इन चीज़ों को आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, इवन आपको ये चैनल नहीं मिल पा रही है जो कंप्लीट सिलेबस के लिए आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है सोशल साइंस, उसको आप थोड़ा सर्च करें एजुकेशन हब बाय सुपी करके, सुपी SUPI, इसको सर्च करिए। आपको खुद ब खुद ये चैनल आपको यूट्यूब पे मिलेगी। आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पे, जिस क्लास के हैं 9 to 12 आर्ट सेक्शन के हिस्ट्री पोर्शंस लगभग सभी ने मैंने फिनिश कर दिया है। सिर्फ 10th क्लास की रह गई है जो आज की इस वीडियो में मैं उसको भी कोशिश होगी कि अगले इस वीडियो या अगले वीडियो तक मैं पूरी तरह से उसको फिनिश कर दूं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की जो पोर्शंस रहने वाली मैं उसको पहले डिस्कस कर लूं कि आज पढ़ना क्या है, हम लोगों को करना क्या है। तो आज जो सब चैप्टर 3 है वो है द एज ऑफ रिवोल्यूशन, जिसका सेशन है 1830 to 1848, राइट। एंड इसके अंदर जो पॉइंट्स होंगे उसको ही मैं देख लेता हूँ। आपको बता देता हूं कि हम लोग जो इसके अंदर जो पोर्शंस पढ़ने वाले हैं, जो कवर करने वाले पोर्शंस हैं, वो क्या हो सकते हैं। तो ये है द रोमांटिक इमेजिनेशंस एंड नेशनल फीलिंग्स, जो 3.1 डील करेगा। 3.2 डील क्या करेगा? हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। एंड थर्ड 3.3 इज 1848 द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। तो ये 3 चीज़ों को आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो में पूरा अपना सहयोग जो होंगे वो बरसाएंगे, दिखाएंगे कि यह सर 10 क्लास जो है रियली में बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़े कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं आप। हम आपके साथ हैं, इन चीज़ों को हम आपके साथ डिज़र्व करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, खरे उतरने के लिए तैयार हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 के इस पोर्शन का, जिसका हम लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, आई थिंक, है ना। कहता है द एज ऑफ रिवोल्यूशन, यानी कि क्रांतियों का युग। यानी कि इस टाइम पे जैसे जैसे आप देखोगे कि लिबरलिज्म जो सिस्टम थी, है ना, वो अपनी ताकत को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब ये ट्राई हो रहा था कि किस तरह से ये अपने पावर्स को मजबूत रूप दें, स्ट्रांग तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए एबल हो पाएँ। यूरोप के बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहाँ पे लिबरल और नेशनलिज्म जैसे चीज़ों को रिवोल्यूशनरीज थे, यानी कि क्रांतिकारी थे, वो उन चीज़ों को जोड़ करके देखने लगे थे। इटली और जर्मनी की स्टेट की बात कर ले तो बताऊँ, यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर के जो हिस्से में आयरलैंड था, पोलैंड था, या कुछ और भी ऐसे क्षेत्र थे जो इन पे शामिल थे। इन सारे जगह पे आप देखोगे कि जो लिबरल और नेशनलिस्ट थे, जो स्पेशली ये मैं कहूँगा कि ये एजुकेटेड क्लास थे, उन्होंने इनको लीड करने का काम करना शुरू कर दिया था। यानी कि ये स्पेशल क्लास स्पेशल तरीके से अब इन चीज़ों को क्या कर लिया था, इस मोर्चे को संभाल लिया था। अब इस चीज़ को, इस एजेंडे को, जो कहते हैं ना कि ये जो इम्पोर्टेंट है रिवोल्यूशन का दौर, इसको अब हम अपने कंधे पे ले चुके हैं और इसको वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ तक इसकी सक्सेस इसको फिक्स करेगी। आगे देखेंगे इस क्लास में आखिर स्पेशली लोग थे कौन। तो बता दूँ कि इस क्लास में प्रोफेसर्स, है ना, स्कूल टीचर्स, क्लर्क,
और तो और जो ट्रेडर्स थे, है ना, ट्रेडर यानी कि जो ट्रेड करने वाले लोग थे, मर्चेंट्स थे, है ना, ये सारे मिडिल क्लास के लोग थे जो इसमें शामिल थे। आगे देखेंगे फर्स्ट रिवोल्ट के ड्यूरिंग, जब फ्रांस में देखोगे जुलाई 1830 में हुआ, उस टाइम जो बॉर्बन डायनेस्टी का जो किंग था, जिन्हें 1815 के बाद यानी कि 1815 के बाद जो लिबरल कंसेप्ट का जो रिएक्शंस था, उस जब वो रिएक्शन जब सामने आई तो बताऊं कि वहाँ की सत्ता जो थी बिल्कुल हिल गई। इतने ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने क्या किया, प्री प्लान तरीके से इन चीज़ों को लोगों के सामने लाने का काम किया और शो करने का काम किया। उन्हें अब ये लिबरल जो थे, लिबरल्स, उनके जो उनके लिबरलिज्म के जो कंसेप्ट थे या जो उनके जो फॉलोअर्स थे एज ए रिवोल्यूशनरीज, उन्होंने क्या किया, इस सारे सिस्टम को उखाड़ फेंका, है ना। उनकी जगह पे आप देखोगे यानी कि जो लिबरलिज्म जो कंसेप्ट है ना, या लिबरल जो थॉट्स के लोग थे, उनको क्या कर दिया गया, पूरी तरह से यहाँ से फ्रांस से रिमूव कर दिया गया और उनकी जगह पे पूरी तरह से प्योर और जो कॉमन पीपल्स के लिए बेनिफिशरी का पार्ट था, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, उन्होंने उसको लाने का काम किया। और इसका गाइडेंस यहाँ पे कर रहे थे लुई फिलिप। कौन कर रहे थे? तो लुई फिलिप। तो चलिए इसी कंसर्न में हमारे एक महान हस्ती हैं जिनका कहना है या कमेंट्स करते हैं वो, और वो थे मैटरनिक। उन्होंने कहा कि जब यानी कि व्हेन फ्रांसनीज, है ना, मैटरनिक वंस रिमार्क द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। मतलब क्या हुआ कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मतलब समझ रहे हो कि मात्र जो क्रांतिकारी के जो कंसर्न में बात हो रही है, जब फ्रांस किसी भी कंडीशन में उसको सर्दी हो जाए या वो जब वो स्नीजिंग करे, छींक दे, तो बता दूं कि यहाँ के जो यूरोप के कंट्री हैं उनको ज़ुकाम हो जाती है। ये इतने बड़े वर्ड्स को इतने छोटे सा लाइन में बिल्कुल कंप्रेस करके आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। आपको बताऊँ कि जुलाई रिवोल्यूशन से ब्रसेल से भी जो था अब यहाँ पे रिवोल्ट जो था भड़क उठा था, जिसके रिजल्ट में आप देखोगे कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड यहां से अलग होता हुआ आपको दिखेगा, है ना। अब ये जो सारी घटना है यूरोप का, है ना, वो टोटल जो एजुकेटेड क्लास है, उनके जो नेशनलिज्म के कंसेप्ट हैं, उनके अंदर में इन चीज़ों को अब क्या करता है, पूरी तरह से ये लाने का काम करता है। उनके अंदर इस इमोशंस को बिल्कुल धारा प्रवाह करने का काम करता है। यानी कि तुम मेरी माँ हो, अगर मैं कहूँ कि ये मेरी माँ है और उसके प्रति मैं कुछ सुन नहीं सकता, अगर वो बैड कंसर्न में तो बिल्कुल नहीं, अगर पॉजिटिव है तो बेशक उसको हम सुनने की मूड में रह सकते हैं। तो ये जो बैड वाले कंसेप्ट या फिर कुछ किसी ओल्ड वर्ड्स का अगर यूज़ कर दिया जाए अपने पेरेंट्स के प्रति, तो हम आप उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सेम थिंग यहाँ पे नेशनलिज्म जैसे कंसेप्ट के आने के बाद सेम यहाँ पे अपने कंट्री के लोगों के साथ यही चीज़ यहाँ पे होते हुए दिखाई देती है। और यहाँ पे जो कानून था, यहाँ का जो सिस्टम था, ये जो इमोशंस था, ये जब यहाँ पे आया तो बता दूँ कि यूनान बिल्कुल इस टाइम पे बिल्कुल यूनान यहाँ था, फ्रीडम के कगार पे आ चुका था, या फ्रीडम के लिए जो रिवोल्ट था उसको लाने के मूड में आ चुका था। 15th सेंचुरी में आप देखोगे कि यूनान जो था ऑटोमन एम्पायर का एक हिस्सा होता था, है ना। ऑटोमन कंट्री है, वहाँ का वो क्या था, एक पार्ट था। यूरोप के कंट्री, मैं बता रहा हूँ, यूरोप के जो कंट्री थी, यूरोपियन कंट्री, वहाँ के जो रिवोल्यूशनरीज थे, उनमें ये जो नेशनलिज्म जैसे कंसेप्ट थे, अब यहाँ पे क्या हो गया था, वो बिल्कुल ट्रेंड पे था, बिल्कुल रफ्तार पे था। और बताऊँ कि ये जो थे, ये जो रफ्तार थे, ये ऑटोमन साम्राज्य के या ऑटोमन जो यूनानी के यहाँ के जो लोग थे, यानी कि ऑटोमन के अंदर में जो यूनानीज थे, है ना, उनके अंदर में आप देखोगे कि जो स्ट्रगल करने के जो पावर्स थे या मोटिवेशंस थे कि आप उठो जागो और अपने राइट्स के लिए, अपने आज़ादी के लिए क्या करो, संघर्ष करो, इन चीज़ों को वो क्या करने लगे, आत्मसात करने लगे, अपने अंदर में इन चीज़ों को जगह देने लगे कि नहीं, जो भी है ये हमारे लिए है और हमारे लिए ही होना चाहिए। यूनान में आप देखोगे नेशनलिज्म का जो कंडीशन है, वहाँ पे यूरोपियन के वेस्टर्न के लोग जो थे, यूरोपियन वेस्टर्न के जो लोग थे, बताऊं कि मिला जुला करके वहाँ के जो यूनानी कल्चर्स थे, जिसको हेरेंसीन कहा जाता है, उन्होंने उसके प्रति बिल्कुल क्या रखा, अपना इमोशंस रखा, सहानुभूति रखा। और बताऊं कि यहाँ के पोइट्स थे, जो आर्टिस्ट थे, उन लोगों ने यूनान को यूरोपियन कल्चर का मतलब ऐसा कहा कि ये जो है यूनानी कल्चर, ये क्या है, इन चीज़ों को पालने का काम करता है। इवन यह भी कहते हैं कि और जो मुस्लिम एम्पायर के लोग थे, उन्होंने यूनान के संघर्ष के लिए जो जनमत था या लोगों का जो व्यू था कि इसके प्रति हमको स्ट्रगल करना है, इन सारे जनमत को जुटाने का काम करना शुरू कर दिया। एक अंग्रेज पोएट हैं भाई, मैं आपके बारे में, उनके बारे में बता दूं आप लोगों को, लॉर्ड बायरन।
ये कहते हैं कि वो ना युद्ध करने के लिए, इन लोगों से लड़ने के लिए क्या किया, बहुत सारे धन को इकट्ठा किए और लड़ने के लिए भी वो चले गए। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ ना, 1824 में उनकी सर्दी जुकाम हुई और वो समझ लीजिए निकल लिए अंततः। अगर हम देखें कि अगर ऐसी कंडीशन में कोई ऐसा कर रहा और ऐसा निकल जा रहा, तो लास्टली हम देखते हैं कि 1832 में कुस्तुनतुनिया की जो ट्रीटी थी, है ना, जो यूनान को एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट होने के बाद या मान्यता दे दी। यानी कि ये कह सकते हो कि 1832 में जो कुस्तुनतुनिया के साथ संधि हुई यूनान की, उसमें यूनान को ये कह दिया गया कि यूनान भैया आप ऐसे हो कि आप फ्री हो गए हो, आप अब जो इतने लंबे समय आप जो स्ट्रगल कर रहे थे, अब इसके आपको कोई ज़रूरत नहीं हो गई है। अब आप क्या करो, अपना कंट्री अपने हाल में खुद से खुश रहो और पूरे सिस्टम को खुद से रोटेट करते रहो। तो ये बात हुई हमारी, ये एक बिल्कुल कंसर्न पे, जिसने डेज ऑफ रिवोल्यूशंस को किस तरह से यहाँ पे लाने का काम किया, किस तरह से दौड़ाने का काम किया, इस पे हम लोगों ने बात किया। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 3.1। 3.1 मैंने बता रखा था कि द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स, यानी कि जो रोमानी कल्पना है, बिल्कुल ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल आपको एकदम बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाती है, वैसे इमोशंस, वैसे नेशनलिज्म के जो इमोशंस हैं वो अब यहाँ पे आता हुआ दिखाई देता है। इस कंसर्न पे हम लोग बात करने का काम करेंगे। आप लोग बताओ कि नेशनलिज्म के जो कंसेप्ट हैं, इनको डेवलप करने के लिए केवल यहाँ पे वॉर का ही कंसेप्ट नहीं था, बल्कि एरिया को भी क्या किया गया, स्प्रेड किया गया। स्प्रेडिंग कंडीशंस का मतलब ये होता है कि आपको ना वॉर करके, लड़ाई झगड़ा करके, या पहले का कंसर्न यही था स्टूडेंट्स। आप लोगों को लगता है कि हर बात के लिए लड़ाई मारपाट की क्यों होती थी, मारकाट। तो बताऊं कि इसमें ना अपने पावर को लोग शो अप करते थे, किसी को मार देना, किसी एरिया को जीत लेना और अपने एरिया के साथ टैप कर लेना। ये सारे सिचुएशंस इस बात को शो अप करता है कि ये जो है, ये एक सामने वाला बंदा या सामने वाला जो इंपीरियल कंडीशन, जो किंग हैं या फिर जो भी लोग हैं इसमें शामिल, वो क्या है, बिल्कुल पावरफुल है, इनसे पंगा लेना हमारे लिए लॉस है। तो ऐसे चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करने का काम या लोगों को ये साबित करने का काम करते थे। इसलिए लड़ाई झगड़े का कंसेप्ट आप देखोगे कि इस टाइम पे ज़्यादा दिखाई देती है। आप देखोगे कि नेशंस के व्यू के या फिर नेशंस डेवलपमेंट या फाउंडेशन के लिए आप देखोगे कि यहाँ के जो कल्चर्स थी उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इवन आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ के जो आर्ट हैं, लिटरेचर्स हैं, स्टोरीज़ हैं, है ना, इवन ड्रामेटिक्स कंडीशंस जो वहाँ पे जो ड्रामा के रूप में लिखी गई थी, है ना, जो सॉन्ग्स थे, इसमें इन सारी चीज़ों में नेशनलिज्म जैसे शब्दों का भरपूर यूज़ किया गया और लोगों के सामने नेशनलिज्म जैसी भावनाओं को ओत-प्रोत करने के लिए इन सारी चीज़ों में जगह दिया गया। लोगों को इमोशंस उसके अंदर में डालने का काम इन सारी चीज़ों के थ्रू करने का काम किया गया। कहते हैं ना, वो कहावत बहुत सुने होंगे आप लोग, ना लाठियों के वार से, ना गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो बस परवरदिगार से। तो यहाँ पे यही कंसर्न है कि हम नेशनलिज्म जो लाने की बात है उस पर सिर्फ इस बात को नहीं कहेंगे कि आपको हम फोर्सली इस चीज़ को इनरोल करेंगे। भैया आप जिस चीज़ में इन्वॉल्व हो ना, आप जिस इस एटमॉस्फेयर में, हम उसी चीज़ों में इन चीज़ों को पुट कर देंगे। आप पढ़िए और उन चीज़ों को खुद में खुद फील कीजिए और मज़े से आप इसके अंदर में क्या हो जाइए, इन्वॉल्व हो जाइए। तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजी थी स्टूडेंट जो उस टाइम पर आप देखते हैं, है ना। आइए हम देखते हैं यहाँ पे जो आपका रोमांटिक इमेजिनेशंस है उसके बारे में कुछ ऐसा कल्चर्स के रिवोल्यूशंस हम देखेंगे जो खास करके यहाँ के नेशनलिज्म इमोशंस को यहाँ लोगों के अंदर डेवलप करने का काम करती है। आमतौर पे आप देखोगे जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे या इवन ये कह सकते हैं कि जो पोएट्स थे वो आपस में ना डिबेट किया करते थे। डिबेट का कंसर्न क्या है पता है ना, डिबेट का मतलब होता है आपस में वाद विवाद करना, किसी एक मुद्दे पे, किसी एक मैटर पे आकर के क्या करना, बात करना, है ना। और जो यहाँ के साइंटिस्ट थे, है ना, यानी कि साइंटिस्ट कह ले या फिर यहाँ का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी था, वहाँ पे देखोगे इन सारी चीज़ों पर लेकर के ये क्या करते थे, बिल्कुल खोल दिया करते थे चिट्ठा इनका, क्या कच्चा पुड़िया है, क्या मतलब प्योर चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों पे ज़बरदस्त तरीके से क्या हो रहा था, डिबेट चल रहा था। और इस डिबेट का एक अच्छा चीज़ हो रहा था कि इन चीज़ों में जो बहुत सारी चीज़ें इमोशनली अटैच नहीं थी उन चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया गया, है ना। इसके बाद आप देखो कि यहाँ पे ये भी ट्राई किया जा रहा था कि यहाँ पे जो पार्टनरशिप के तरीके से जो विरासत में जो चीज़ें मिली हैं उनको क्या किया, जस्ट लाइक हमारा विरासत क्या हो सकता है, तो हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, इन चीज़ों को लोगों को क्या किया गया, एक दूसरे पर वो चीज़ें लाने का काम किया गया। ये मैटर पे सर्व करने का काम किया गया कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों के बगैर हम किसी भी अच्छा डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते हैं। इस तरह से आगे की बहुत सारी बातें देखेंगे, है ना। जर्मन जो एक बहुत बड़े हिस्टोरियंस हैं, जर्मन के एक हिस्टोरियंस है जिनका नाम है योहान गॉटफ्रीड। फिर से रिपीट करूंगा स्टूडेंट, योहान
गॉडफ्रिड। जैसे ये कहते हैं कि ये ऐसे, तो ये जानते हो, आपको बता दूं कि ये रोमांटिक मोड के जो इमेजनरीज पावर वाले जो लाने वाले कंसर्न को हिस्टोरियंस थे, थिंकर्स थे कह सकते हो, वैसे लोगों में से इनका विशेष वर्चस्व था, विशेष ग्रेविटी था, बहुत ही अच्छे लेवल का इनका यहाँ पे क्या था, ग्रेविटी था। तो इनका ये चैलेंज था उस टाइम पे कि जो रियल में जो जर्मन कल्चर्स है उसको, जो वहाँ के नॉर्मल या कॉमन, जिसको हम लोग डैश वॉल्क कहा जाता था यहाँ पे, डैश वॉल्क में जो कंसर्न था उसको वॉलिस्ट है ना, वॉल्किस्ट की जो सच्ची आत्मा, यानी कि जो वहाँ के जो रियल सॉल्स थे उनके अंदर में जो चीज़ें जन काव्य के लिए रची गई थी, लोक नृत्य जिसको कहते हैं, जैसे कि जनता लोकल डांसेस होते हैं ना, डांसेस है ना, जिसको लोकल नृत्य कहते हैं। जैसे हमारे इंडिया में क्या है, भारतनाट्यम हो गया, ओडिसी हो गया, कुछ ऐसी चीज़ों को लोकल नृत्य कहते हैं, है ना, लोक नृत्य कहते हैं, सॉरी लोक नृत्य। तो ऐसी चीज़ें जो हैं उस टाइम पर उन चीज़ों को वहाँ पर क्या किया गया, लोगों के सामने लाने का काम किया गया कि भैया आप ऐसा है ना कि आप इन चीज़ों को देखो, ये एक मैसेज तौर पर है, आपको एक मैसेज देगा, आपको देश के प्रति क्या करेगा, समर्पित होने के लिए क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर वो क्या करेगा, इन चीज़ों को दिखा के अपने इमोशंस को आपके अंदर में डालने का काम करेगा, ताकि आप इन चीज़ों से क्या हो, ओतप्रोत हो और आप इसके अंदर में क्या हो जाएं, इनरोल्ड हो जाएं। इसलिए यहाँ के जो लोक संस्कृति की बात कर लें, इसका एक मात्र इसका जो कंसर्न था, उसके कंसर्न में आप देखोगे कि जो इसका इफेक्ट था वो किस तरह से यहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल एक नोटिस करने वाली बात हो चुकी थी। एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसको लोगों को ये लगने लगा कि नहीं, इन चीज़ों पे हमको फोकस करना चाहिए, जस्ट लाइक एज ए प्रोजेक्ट वर्क, है ना। यहाँ की जो रीजनल लैंग्वेजेस थी, है ना, यहाँ के जो कल्चर्स थे, जो लोक साहित्य थे, उनको लोगों ने क्या किया, कलेक्ट करना शुरू किया। और केवल ये प्राचीन यानी कि एंशिएंट टाइम्स की जो इमोशंस है उनको इन लोगों ने क्या किया कि पहले सोचा कि क्या बना ऐसा कुछ किया जाए कि जो एंशिएंट टाइम में लोगों का जो इमोशंस था अपने फैमिली के प्रति, अपने कंट्री के प्रति, उन सारे इमोशंस को फिर से यहाँ पे ला करके क्या किया जाए, पुट किया जाए, ताकि उनको ये लगे कि नेशनलिज्म जैसी चीज़ें कैसी होती हैं, इसका जो फीलिंग्स होता है वो कितना मज़ेदार होता है। इन चीज़ों को वो क्या करने लगे, अपने में लाने का काम करने लगे, है ना। आप देखोगे आगे कि इनका जो मेन मोटिव था कि ऐसे भावनाओं को सिर्फ वापस ही नहीं लाना था, बल्कि जो मॉडर्न नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट था, है ना, उनको मैसेज के रूप में उन तक पहुंचाने का भी काम कर रहे थे। मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जो मॉडर्नाइजेशन का कंसर्न है उसमें भी हम सिर्फ मॉडर्नाइज कहलाएं ये ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे हमारे साथ जो चीज़ें बनी हैं, जिस तरह से बनी हैं, जो हमारे इमोशंस, नेशनलिज्म जैसी चीज़ें अभी के टाइम से लेकर के उस टाइम से जो चली आ रही थी, उन चीज़ों को हम कैसे मेंटेन करके रखें, कैसे बनाए रखें, इन सारी चीज़ों को क्या किया गया, ला करके रखने का काम किया गया। आप देखोगे इस पे खास तौर पे जो पोलैंड था ना, ये इस पे विशेष रूप से आपको इन चीज़ों को लागू करता हुआ दिखाई देगा। स्पेसिफिक अगर कुछ कंट्री की बात कर लो, 18वीं सेंचुरी के अंत तक आप देखोगे कि रशिया हो गया, प्रशिया हो गया, प्रशा हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ऐसे बड़े ग्रेट पावर्स जो थे वो बिल्कुल क्या हो गए थे, अब यहाँ पे बिल्कुल डिवाइड हो चले थे। और बताऊं पोलैंड जो था अब क्या था, अब एक फ्री तरीके से, एक फ्री लैंड के रूप में अब वो जाना नहीं जाता था। लेकिन ये बात कह सकते हैं कि यहाँ के जो म्यूज़िक थे, लैंग्वेज थे, इनके ज़रिए लोगों ने क्या किया, इन सारे इमोशंस को भी ज़िंदा रखने का काम किया। भाई मसलन ये है कि कैरोल हो गया, कैरोल कुर्पिस्की ने इस सारे स्ट्रगल को अपने ओपेरा म्यूज़िक के साथ, यानी कि ओपेरा एक सॉन्ग्स है, उसमें इन्होंने इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से रिप्रेजेंट करने का काम किया। आपको एक एग्जांपल दूँ, ये चीज़ें क्या कह रही हैं, जस्ट लाइक आप लोग 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, आप लोग स्कूल्स पे जो प्रोग्राम्स करते हो ना, स्पेसिफिक तरीके से वो आप पैट्रियट सॉन्ग्स को डिनोट करते हो। आप कभी पैट्रियट सॉन्ग्स पे एक चीज़ नोटिस करना स्टूडेंट, कि जो आप इन चीज़ों को गाते हो ना, उसका मीनिंग जो होता है पूरी तरह से अपने कंट्री के प्रति झुकाव होता है, अपने कंट्री के प्रति जो सेक्रीफाइसेस होती हैं उन चीज़ों को ये क्या करता है, प्रेजेंट करने का काम करता है। तो सेम थिंग यहाँ पे आप इन्हीं चीज़ों को होते हुए देख सकते हो कि यहाँ पे जो चीज़ें लाई जा रही थी उसमें यही कंसर्न था कि किस तरह से हम अपने देश के हो रहे तमाम इवेंट्स को लोगों के सामने किस व्यू से ला करके रखें कि लोग उसके प्रति अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएं। सेम थिंग ये प्रोसेस था, एक प्रोसेस था जिसके थ्रू लोगों ने इन चीज़ों को लाने का काम किया। लैंग्वेज के बाउंडेशंस की बात करूँ तो वहाँ पर आप देखोगे नेशनलिज्म जो इमोशंस थे उनको डेवलपमेंट करने के लिए ये चीज़ें बहुत बड़ी रोल प्ले करती हैं स्टूडेंट, बहुत बड़ी रोल प्ले करती हैं। आपको बताऊँ कि जब रूस का यहाँ पे कब्जा होता है उसके बाद यहाँ पे जो पॉलिश भाषा को ना यहाँ से स्कूल से, यानी कि स्कूल्स में पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ होता था, उसको बिल्कुल फोर्सली तरीके से रिमूव कर दिया गया। और बताऊँ इनको यहाँ से
रसियन लैंग्वेज को इन पे बर्डन के तौर पे या ज़बरदस्ती कह लीजिए इन पे थोप दिया गया। 1831 में आप देखोगे कि रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, यानी कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली तरीके से एक विद्रोह होता हुआ दिखाई देता है, आप देखोगे। लेकिन ये जो रिवोल्ट है ना, ये लास्टली क्या कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है, कुचल दिया जाता है ना। ये चीज़ें आते जाते रहेंगी, बीच बीच में रिवोल्ट होता रहेगा, उसके कंसर्न हम लोग बात करते रहेंगे। ओके, चर्च के आप देखोगे, बात करोगे कि यहाँ पे जो भी एजुकेशन सिस्टम था, है ना, उसमें पूरी तरह से पॉलिश को ही यूज़ किया जाता था, यानी कि पॉलिश एजुकेशन को ही या पॉलिश लैंग्वेज में ही एजुकेशन को यूज़ किया जाता था। रिजल्ट ये हुआ कि यहाँ बड़े जो पॉपुलेशंस में जो पॉप्स थे, है ना, उनको जेल में डाल दिया गया। भैया आप पढ़ाओगे पॉलिश में, चलिए पॉलिश लैंग्वेज यूज़ करोगे, आपको कहें है ना फ्रांस यूज़ करना है तो फ्रांस यूज़ कीजिए, अगर आप पॉलिश यूज़ करेंगे तो आपके लिए जो तहखाना है ना, पुलिस जो बनाते हैं ना, वो जेल वेल उसमें डाल देंगे। तो रिजल्ट भी यही हुआ कि जो भी पॉप्स थे, जो एजुकेशन देने का काम कर रहे थे, जो फ्रेंचाइजीज को ना अपना करके वो जो पॉलिश लैंग्वेज को अपनाए थे अपने एजुकेशन सिस्टम में, इसको करार देते हुए उनको क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। तब कैसा लगा? अब आगे देखो कि ये जो पॉलिश लैंग्वेज हो, वो ये साबित करने लगा कि रूसी जो लैंग्वेज है ना, उसमें कहीं ना कहीं इसका वर्चस्व साबित नहीं हो रहा है। इसलिए इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से इन चीज़ों को एकत्रित करने का काम किया गया, इनको स्ट्रांग तरीके से प्रेजेंट करने का काम किया गया। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप देख रहे हो स्टूडेंट की जो एंशियंट टाइम में जो पॉलिश लैंग्वेज है वो किस तरह से रूसी लैंग्वेज के वर्चस्व के लिए वो उस पर क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, और अपने लैंग्वेज, अपने कल्चर्स को स्टेबल करने के लिए लोगों के सामने या फिर वहाँ के कंट्री के सामने उन चीज़ों को बिल्कुल बरकरार रखने के लिए क्या कर रहा है, स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो पॉइंट्स है हमारा 3.2, उसको मैं डील करने जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अगला जो टॉपिक है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, यानी कि भूख जो थी और जो वहाँ के स्ट्रगल्स थे और इसके बीच में एक रिवोल्ट जो वहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है, इसकी बात करी जा रही है स्टूडेंट। तो 1830 के डिकेड्स में बात करने जा रहा हूँ। 1830 के डिकेड्स में यूरोप में बहुत सारे स्ट्रगल्स देखने को मिलती है, बहुत सारे, है ना, मतलब कि बहुत सारे उस टाइम में ऐसे बहुत सारे कंडीशंस रहे होंगे जो स्ट्रगल के नाम से जाने जा सकते हैं, फिर ऐसे सिचुएशंस रहे होंगे जिसको हम लोग स्ट्रगल कह रहे हैं। 19th सेंचुरी के आप टाइम में देखो कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम में पूरे यूरोप की जो जनसंख्या थी उनमें पूरी तरह से बहुत ही ज़बरदस्त चेंजेस देखने को मिलती है, मतलब कि यहाँ की पॉपुलेशन में ज़बरदस्त क्या होता है, चेंजेस होता है या कि इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। ओके, ज़्यादातर देशों में आप देखोगे कि यहाँ नौकरी ढूंढने के लिए या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जॉब पर्पस से लोग यहाँ पे विजिट करते थे। लेकिन क्या है ना कि इस टाइम पे अर्बन एरियाज़ में या फिर ग्रामीण एरिया कह लो, विलेज एरिया कह लो, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो है ना लोगों का जो भीड़ है टाउन्स एरिया यानी कि अर्बन या फिर विलेज एरिया से लोग क्या कर रहे हैं, टाउन एरिया की ओर कन्वर्ट हो रहे हैं, और वो क्या हो रहे हैं, वैसे जगह पे जाकर के बसने का काम कर रहे हैं जहाँ पे रहने की प्रॉपर व्यवस्था भी नहीं है, फिर भी वो अपनी कॉलोनीज खुद से बना रहे हैं और रहने का काम कर रहे हैं। आपको बता दूं कि ये जो थे वहाँ के इंडस्ट्रीज जो थे एरियाज़, वहाँ पे अपने क्वार्टर्स के रूप में या अपने छोटे मोटे झुग्गी झोपड़ी जिसको कहते हैं स्लम्स एरियाज़ में उन्होंने बसना बसाने का काम करना शुरू कर दिया। आपको बताऊँ कि यहाँ पे जो यहाँ के टाउन्स थे उन लोगों में बताऊँ कि यहाँ के जो अक्सर जो प्रोड्यूसर्स थे, है ना, जो प्रोडक्शन वर्क करते थे, इंग्लैंड में अपने ही मशीन्स को क्या कर रहे थे, सस्ते दामों का जो भी प्रोडक्ट था उनसे बने हुए चीज़ों को वो क्या कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे और उनको बेचना पड़ रहा था। यानी कि ये कंसर्न कह सकते हो कि इंग्लैंड में जो भी मशीन्स बनती थीं उनसे ही उनको कंपटीशन था, उनसे ही उनकी चीज़ों को बनानी थी और तो और उनकी ही चीज़ों को बना करके उनकी ही मार्केट में सेल करना था। ये बहुत ही चैलेंजिंग कंडीशन है स्टूडेंट कि सब कुछ आपका, मेहनत मेरा, कैपिटल मेरा, फिर भी जो टर्म कंडीशन होगा वो आपका। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े चैलेंजिंग कंडीशन के रूप में दिखाई देता है और ये किसी न किसी रूप में बड़े बेनिफिट का जो पार्ट है उस क्लास को लेने से क्या करता है, वंचित करता है। इंग्लैंड में देखोगे इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो लेवल है वो और भी बहुत सारे आइसलैंड्स कंट्रीज़ हैं, उन सारे कंट्रीज़ या फिर अदर कंट्रीज से काफ़ी हाईलाइटेड था, काफ़ी हाई था, है ना। इन आइसलैंड्स की बात कर लें तो यहाँ पे जो कंपटीशन था वो कॉटन टेक्सटाइल्स एरियाज़ में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको ज़्यादा इसका मार झेलना पड़ रहा था, उनको ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि उस टाइम पे कॉटन की डिमांड बहुत ज़्यादा थी और लोग जो थे इस इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए हर कोशिश प्रयास करते थे, है ना। अब बताऊं कि यहाँ पे जो यूरोप के कुछ वैसे एरियाज़ थे जहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्लासेस थे जो यहाँ पे सत्ता
को अपने यानी कि अपनी पावर को स्टेबल करने के लिए लगातार ट्राई कर रहे थे। यहाँ के जो पेजेंट थे या एग्रीकल्चर में जो लोग डिपेंडेंट थे वो लोग जो थे वो उनको बहुत सारे टैक्सेस को पे करना पड़ता था, या यूँ कह लो कि एक लाइन में कि उनको बहुत सारे बर्डन्स उठानी पड़ती थी। एक तो इनके पास कैपिटल का बहुत ज़्यादा छोटा पार्ट होता था और उनको बहुत सारे टैक्सेस के कंडीशंस को मानना पड़ता था। हर काम के लिए, हर छोटे मोटे चीज़ों के लिए उनको टैक्स से होके गुजरना पड़ता था। इवन खाने पीने के चीज़ भी होते थे ना, उन पे भी उनको बहुत सारी चीज़ों का जो था ऐसा कह सकते हो कि बहुत सारी खाने वाली चीज़ों पे, खाने पीने वाली चीज़ों पे टैक्स वेयर करना पड़ता था। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे चाहे वो टाउन एरिया हो या फिर शहर के लोग हों, या फिर शहर कह रहा हूँ विलेज के एरिया हो, उन सारे लोगों में जो थी ना लगभग जो पॉवर्टी थी, गरीबी थी, वो सारी जगह पे फैलती हुई दिखाई देती है, स्प्रेड होती हुई दिखाई देती है। वो इसलिए कि ये जो कंडीशंस है ये कंट्री में है, ना कि किसी पर्टिकुलर टाउन पे है और ना ही किसी पर्टिकुलर विलेज पे है। तो इस कंडीशन को हम लोग आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि आगे क्या होता है ना। तो थोड़ा सा नेक्स्ट पेज हम लोग जाएंगे, उसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि किस तरह से इन चीज़ों को 1814 में यानी कि 1848 में आप देखोगे कि ये एक ऐसा ईयर माना जाता है, 1848 एक ऐसा ईयर माना जाता है जिसमें आप देखो खाने पीने की चीज़ों में लगातार कमी और बहुत ही बड़े लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट के कंडीशन पेरिस के लोगों को झेलना पड़ता है। और रिज़ल्ट ये होता है कि यहाँ के लोग इन चीज़ों को अगर झेल नहीं पा रहे हों तो उन्होंने रिएक्ट करने के तौर पर उन लोगों ने पेरिस के लोगों ने प्रोटेस्ट करने के व्यू से रोडों पर, सड़कों पर आना शुरू कर दिया और जगह जगह पर लोगों ने विरोध करना और लुई फिलिप के फेलियर को दिखाने का काम करना शुरू कर दिया। जैसे अभी ट्रेंड पे है ना हमारा कि मन की बात नहीं चलेगी, अपने इंडिया में तो कुछ ऐसे ही चल रहा है। आप देखोगे बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो ये साबित कर रहे हैं कि भैया एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो आपने वैकेंसी की रिक्वायरमेंट करी है उस पर आपको काम करना पड़ेगा। अब देखिए हो भी रहा है ना, जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी की जो डेट से लगभग अनाउंस होती हुई दिखाई दे रही हैं, हालांकि ये ऑफिशियली तरीके से अनाउंस हो जाएगी। तो खैर आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत जगह पे क्या है, इन चीज़ों को लुई फिलिप के अगेंस्ट में सामने लाने का काम किया जाता है ना। जो नेशनल असेंबली है वो एक डेमोक्रेट होने की घोषणा कर देती है और उसमें ये बताते हैं कि 21 ईयर से जो भी ऊपर एडल्ट मेल हों उनको वोटिंग राइट जो है वो दे दिया गया है और वो अपने जो जॉब्स कह सकते हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट के जो हकदार है या उनके जो अपने राइट्स हैं उनको लेने का काम कर सकते हैं। इससे पहले 1845 में है ना, 1845 में आप देखोगे जो सिलेशिया के जो बुनकर थे, जिसको हम लोग कहते हैं घरेलू जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो हुआ करते थे, उसके कुछ ठेकेदार थे, उनके खिलाफ भी उन लोगों ने क्या कर दिया, जो वहाँ के मतलब कि वैसे छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट के ठेकेदार, टेंडर लेने वाले लोग हुआ करते थे या एजेंट थे, उनके खिलाफ में ये प्रोटेस्ट था। स्टूडेंट जो कच्चे मटेरियल को देकर के जो प्योर यानी कि फिनिश प्रोडक्ट था, जस्ट लाइक अगर एक शर्ट बनती है जिसके जो मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स होते हैं उसको दिया जाता था और उनको वो ठेकेदार खरीद लेते थे और बदले में वही फिनिश प्रोडक्ट यानी कि जैसे कपड़े की अगर बात कर लूँ तो शर्ट पैंट जो कह लो, धोती कुर्ता जो कह लो, इन चीज़ों को उनको परचेज करके क्या करना पड़ता था, गाँव में यूज़ करना पड़ता था और उनको सेल करना पड़ता था। एक यहाँ पे बताऊं कि एक पत्रकार थे जिनका नाम था विल्हेम वॉल्फ ने कहा कि सिलेशिया के एक गांव में एक घटना का जो है ना उन्होंने बहुत ही बारीकी तरीके से क्या किया है, प्रेजेंटेशन देने का काम किया है। बताऊं यहाँ पे उन्होंने क्या बताने का काम किया है कि इस गांव में लगभग 18,000 जो थे पॉपुलेशन वाला ये गांव है। यहाँ पे ना कॉटन बुनने का काम होता था, कॉटन का जो था ट्रेड होता था और ये काफ़ी फेमस था। यहाँ का जो ये ट्रेड था ना कॉटन का बहुत ही फेमस था। बताऊँ कि लेकिन अगर बात करूँ यहाँ के वर्कर्स की, यहाँ के श्रमिकों की, तो उनकी कंडीशन बहुत ही खस्ती थी, बहुत ही बैड सिचुएशंस पे था। काम के लिए बेताब लोगों का, यहाँ का जो लोग थे ना वो काफ़ी बेताब हुआ करते थे, उनको काफ़ी इच्छा होता था कि हम काम करें। उनका इन ठेकेदार ने बहुत ही बुरे तरीके से फ़ायदा उठाया कि आपको काम चाहिए, हम काम देंगे, लेकिन बदले में क्या होता था कि उनको वेजेस कम दी जाती थी, बहुत कम वेजेस दे करके इनसे हेवी काम ली जाती थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं स्टूडेंट कि इनके साथ कितना गलत किया जाता होगा। 4 जून को 2 बजे के आसपास यही क्लास के जो लोग थे वो उनका एक भीड़ है, वो 2 लाइन में कतार में बट करके चलते चले जाते हैं और जो ये टेंडर लेने वाले जो ठेकेदार थे या एजेंट थे उनके घरों पे घुस जाते हैं। उनके साथ ये मजदूर जो है तोड़ फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं और उनके सारे प्रॉपर्टी को बिल्कुल ध्वस्त कर देते हैं, बिल्कुल एक्सप्लॉइट कर देते हैं और उनकी स्थिति ऐसी बना देते हैं कि उनको मजबूरी में भागने के लिए मतलब उनको रास्ता ढूंढना पड़ता है। आप ऐसा कर सकते हो, यानी कि कंडीशन इतनी
क्रिटिकल कर दी जाती है कि लोगों ने यहाँ के जो ठेकेदार जो लोग थे उस क्लास के लोगों ने अपनी जान बचानी ज़्यादा ज़रूरत समझी, प्रॉपर्टी नहीं, अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए सामने आने का काम नहीं किए, क्योंकि इन पीपल की जो मनसा थी, जो मिजाज थी, उनको देख करके अब डर पैदा हो गया था। उनको ये लगने लगा था कि बेटा अब हम पे जो है ना ये इन पे जो हम ना बहुत टाइम तक क्या कर सकते हैं, अपने राज को नहीं चला सकते हैं, इन पर हम ज़्यादा देर तक शासन नहीं कर सकते हैं। ऐसे चीज़ों को ये सामने लाने का काम कर दिया गया। लेकिन बहुत ही जल्द क्या हुआ, इस बात के इन्फॉर्मेशन वहाँ के सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को पहुंची और उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर सिक्योरिटीज़ थे उन लोगों ने आकर के बाद में यहाँ के लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की। आपको बताऊं कि अगले 24 आवर के अंदर यहाँ पे 11 ऐसे वर्कर्स थे जो इस एरिया के थे, उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। तो इस तरह आप यहाँ पे देखोगे कि इन सारी चीज़ों को जो उस टाइम उबाल पे था, चरम सीमा पर था, जो चीज़ें आ रही थी उन चीज़ों को भरसक तरीके से दबा दिए जाने का काम किया जा रहा था। उन सारे टेंडर्स वाले लोग या जो हायर क्लास के लोग थे जो इन पर राज कर रहे थे छोटे वाले लोगों पर, उनको किसी भी तरीके से ऊपर आने देने का कोई भी जगह नहीं छोड़ते हुए ये दिखाई देंगे आपको स्टूडेंट्स। चलिए आगे, तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा पार्ट जो इसका नेक्स्ट हमारा आने वाला है 3.3 में मेनली किन बातों पर ये फोकस करेगी, इन चीज़ों को हम लोग देखने का काम करते हैं। कहता है 1848 में द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, जो लिबरल्स उदारवादियों का जो रिवोल्यूशन था, इस पोर्शन को हम लोग स्पेसिफिक तरीके से इसमें क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं 1848 में जब बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज थे जो इस टाइम पे ना अनएम्प्लॉयमेंट जैसे कंडीशंस थी, पॉवर्टी जैसे कंडीशंस थी, है ना, इवन भूखमरी की स्थिति थी, ऐसे जो खास करके वेजर्स का या पीजेंट्स जो रिवोल्ट हो रहा था, इस टाइम पे आप देखोगे कि एक मिडिल क्लास का भी रिवोल्ट चलता हुआ दिखाई देगा आपको। फरवरी 1848 में आप देखोगे घटनाओं, ये जो इवेंट्स हो रहे थे उसमें इतनी खतरनाक कंडीशन हो गई थी कि जो वहाँ का किंग था ना उसको अपना गद्दी छोड़ना पड़ गया। क्यों? कंडीशन अब उसके हाथ से बाहर हो चली थी। इसका मतलब ये हुआ, है ना। आगे देखिएगा, जो घटना था वो राजा को क्या हुआ, गद्दी छोड़ना पड़ गया, और जो डेमोक्रेट सिस्टम था उसको लाने का उनको अनाउंसमेंट करना पड़ गया। और बताऊं कि इसी के साथ सारे मेल कैंडिडेट को जो उस टाइम पे वोटिंग के लिए जो वो तड़प रहे थे, वोटिंग जैसे चीज़ों को वो समझ रहे थे कि हमको ये राइट हमको मिलनी चाहिए, उन चीज़ों का क्या कर दिया गया, बिल्कुल ओपन तरीके से उनको प्रोवाइड कर दिया गया। आगे बताऊं कि यूरोप के जो बहुत सारे और भी भाग थे, बहुत सारे और भी पार्ट्स थे, वो जैसे जो उस टाइम पे ना क्या था कि ये बिल्कुल हाईलाइटेड नहीं हो पाई थी, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगेरियन जो एम्पायर था, वहाँ पे देखो कि जो लिबरलिज्म जो कंसेप्ट है या लिबरल्स का जो लिबरल कौन थे, तो वो मिडिल क्लास के लोग थे, है ना। तो बताऊं कि यहाँ पे जो मेल फीमेल जो थे वो बिल्कुल क्या थे, इस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक तौर पे जो सिस्टम चलती है उसकी पूरी डिमांड कर रहे थे। और बता दो स्टूडेंट कि यहाँ पे उन्होंने बढ़ते हुए जो यहाँ का अनसेटिस्फैक्शन कंडीशन था उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। लोगों के बीच में सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन आ रही थी। क्यों आ रही थी? क्योंकि यहाँ की जो सिस्टम थी वो इनके अकॉर्डिंग नहीं थी और वो चाह रहे थे कि हमारे अकॉर्डिंग रहे। तो यहाँ पे जब इन चीज़ों का टकराव होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, आपस में इनका टकराव बढ़ेगा। आप देखोगे कि यहाँ पे जो नेशंस का है ना, वन नेशंस का जो कंसेप्ट है, इन चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। और बताओ कि यहाँ पे बताऊँ कि जो राष्ट्र राज्य का जो संविधान है, या फिर ये कह सकते हो कि जो प्रेस पे जो लगे बैन थे उनकी फ्रीडम की बात कर लें, या एसोसिएशन, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करने की बात कर लें, या कुछ भी प्रिंसिपल्स जो थे जिस पे लोग एजेंडे पे, जिस प्रिंसिपल्स के एजेंडे को फोकस कराना चाहते थे, उन पे काम करने के लिए इनको क्या कर लिया गया, बेस बनाने का काम कर लिया गया। जर्मन एरियाज में बड़ी संख्या में आप देखोगे कि जो राजनीतिक जो ऑर्गेनाइजेशंस थे वो डेवलप हो रहे थे। फ्रैंकफर्ट शहर में देखोगे कि एक जो जर्मन नेशनल असेंबली का जो फेवरेबल में जो मतदान होना होता था, उसका यहाँ पे बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया। 18 मई 1848 को 831 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने सजे धजे जुलूस में जाकर के फ्रैंकफर्ट संसद का या पार्लियामेंट का अपने स्थान पे क्या किया, उनको वो मतलब कि वो ऐसा कर लो कि वो स्थान को उन्होंने अचीव कर लिया, उस जगह पे अपना कब्जा कर लिया। ये जो पार्लियामेंट सेंट पॉल चर्च, जो यहाँ एक जगह है सेंट पॉल चर्च, वहाँ पे ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था, या फिर ये कह सकते हैं कि ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की हम लोग जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो अचीव करी गई, वो आपका सेंट पॉल चर्च में ये जो इवेंट हो रहा था इसको आयोजित किया गया था, है ना। देखिएगा इंपॉर्टेंट टर्म जा रहा है स्टूडेंट, थोड़ा सा इसको नोटिस करिएगा।
इस पार्लियामेंट का जो आयोजन था वो किया गया था सेंट पॉल यानी कि सेंट पॉल चर्च पे, ठीक है, फ्रैंकफर्ट संसद के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। बताऊं कि उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया, यानी कि एक डायमेंशन तैयार किया, है ना। और राष्ट्र की लीडरशिप थी या डायरेक्टरी जो थी, एक ऐसे राजा को, ऐसे किंग को सौंपा जिसे संसद के अधीन रहना था, यानी कि संसद के अंडर में रह करके अपने लीडरशिप दिखानी थी। जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसे वहाँ पे लोगों ने उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया, उसको अनएक्सेप्ट कंडीशन पे लाने का काम कर दिया, यानी कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया वहाँ के लोगों के द्वारा, है ना। और बताऊँ कि उनको क्या किया गया, वहाँ से उनको निकाल दिया गया कि भैया ऐसा है ना कि कोई राजा वाजा जैसा सिस्टम यहाँ पे नहीं आने वाला है। यहाँ पे जो मिडिल क्लास के लोग हैं वहाँ पे आप देखो कि ये जो स्टेप्स हो रहे हैं, जो ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं, इन पे इनका खासा दबदबा दिखेगा, इनका ये विरोध जो है बिल्कुल चरम सीमा पर आता हुआ दिखाई देगा। यहाँ की जो पार्लियामेंट है जिन पे मिडिल क्लास का कब्जा है, वो इन लोगों की डिमांड्स का क्या करते हैं, पूरी तरह से यहाँ पे सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन क्या है, उनका समर्थन जो था वो बहुत ज़्यादा समय तक दिखता नहीं है। लास्टली ये कह सकते हैं कि इन सारी चीज़ों को दबाने के लिए क्या कहता है, मिलिट्रीज को बुलाया जाता है और असेंबली को पूरी तरह से क्या कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है। लिबरल्स जो रिवोल्ट कर रहे थे उसमें अगर आप वुमेन्स की बात कर ले, उनके वुमेन्स के पॉलिटिकल राइट्स की बात कर ले, तो उनका ये जो मुद्दा था बिल्कुल विवादास्पद था, विवादास्पद था, मतलब इसका कोई कंक्लूजन निकला नहीं था। हालांकि रिवोल्यूशंस के ईयर्स में आप देखोगे बड़ी संख्या में महिलाओं का जो या फिर वुमेन्स क्लास का जो है इम्पॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है, वो हवड़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं इस अपने रिवोल्यूशंस में। वुमेन्स ने अपने पॉलिटिकल एसोसिएशंस को भी बना रखा था, ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने एस्टेब्लिश कर रखा था। यहाँ पे आप देखोगे कि जो मैगजीन्स न्यूज़पेपर था उन्होंने उनको स्टार्ट करा था, पॉलिटिकल मीटिंग्स की जाती थी, और तो और किसी बात को लेकर के अगर जुलूसबाजी करनी हो तो वो भी करने का काम करते थे। इसके बावजूद यहाँ पे नेशनल असेंबली के चुनाव या इलेक्शंस जब हो रहा था तो आप देखोगे कि उस टाइम पे, है ना, जब इलेक्शंस हो रहा था उस टाइम पे आप देखोगे कि जो इनके वोटिंग राइट्स थे, फिर भी इनको ना इनके वोटिंग राइट से वंचित रखा गया था। इनको वोटिंग राइट इस टाइम पे अप्लाई करने का ये जो रास्ता था वो अप्लाई करने का फाइनल नहीं किया गया था। जब सेंट पॉल चर्च में आप देखोगे फ्रैंकफर्ट जो पार्लियामेंट की थी, है ना, वो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है और वहाँ पे देखोगे कि वहाँ पे वुमेन्स को केवल ना एक एक जगह दिया गया है, इसलिए उनका क्या किया गया है, उनको एक गैलरी में बैठ करके या फिर उनको शामिल करने का काम किया गया कि भाई ऐसा है ना कि वुमेन्स का भी रोल कम नहीं है, तो ऐसा करो कि वुमेन्स को नाम के लिए यहाँ के गैलरी में बैठने का इजाज़त दे दिया जाए, लेकिन उनको इंटरफेरेंस करने का, कुछ बोलने का या किसी शेड्यूल में कंस्ट्रक्शन करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। कोई ऐसा स्पेसिफिक पोस्ट नहीं दिया गया जिससे उनको ये लगे कि हमारे लिए कुछ स्पेशल किया जा रहा है। ये चीज़ें उस टाइम पे उनके लिए नहीं किया गया। हालांकि आप देखोगे कि यहाँ पे जो कंजर्वेटिव्स के पावर्स की अगर बात कर लूँ 1848 में, तो यहाँ लिबरल्स के जो रिवोल्यूशंस थे उनमें उनके जो रिवोल्यूशंस थे उनको दबा पाने में वो कामयाब हो गए थे, लेकिन ये जो पुरानी सिस्टम थी उनको फिर से बहाल नहीं कर पाया। यहाँ के जो किंग्स थे उनको ये समझ में आना स्टार्ट हो गया था कि जो लिबरल्स और नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरीज हैं उनको बहुत सारे रिवेट्स दे करके यहाँ के रिवोल्यूशंस को और दमन के चक्र जो थे उनको समाप्त किया जा सकता है। यानी कि इनके बीच में डिवाइड जैसे कंडीशंस को ला करके, एंड डिवाइड एंड पॉलिसी समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इन चीज़ों को ला करके इनको या फिर इनको अपने लेवल से समझा बुझा करके इनको अपने से निपटा करके इनको जो चीज़ें कुछ किसी चीज़ का डिमांड मान लिया जाए, किसी चीज़ का जो उनको लगे कि हाँ उनको बड़ी बहुत ज़्यादा लॉसेस नहीं होने वाली, ऐसे डिमांड्स को मान लिया जाए, ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट करके इनको संतुष्ट किया जा सकता है। और ऐसे जो स्थितियाँ ये क्रिएट कर रहे हैं इनको क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। आप देखोगे लास्टली 1848 के बाद के ईयर्स में यहाँ के जो मिडिल क्लास है और जो ईस्टर्न यूरोप का जो क्लास है, जहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे राजशाही में जो राजशाही सिस्टम था वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस जो थी अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। वेस्टर्न यूरोप में 1815 से पहले जो यहाँ पे हो चुका था वो अब यहाँ पे क्या हो रहा था 1848 में यही सारी चीज़ें वापस आती हुई दिखाई देती हैं। इस प्रकार आप देखोगे हॉब्सबर्ग और राइट्स वाले जो एरियाज़ हैं उसमें आप देखोगे रसिया का जो
जो कह सकते हैं कि एज ए सर्वेंट है ना, जो खास करके हेवी वर्क के लिए जैसे एग्रीकल्चर हो गया या ट्रांसपोर्टेशन से जो हैवी चीज़ें आती थी उनकी एज ए सिलेबस ऐसा कह सकते हैं। तो सिलेबस का जो कंडीशन था, इनको जो था अब लाना ले जाना या फिर इनके जो वेजेस थे उनमें जो बहुत सारे कम वेजेस में काम कराने का काम होता था, इन सारी चीज़ों पर बिल्कुल पूरी तरह से बैन कर दिया गया इनको, कि भाई इनको भी एक नॉर्मल कंडीशंस पे लाया जाना चाहिए, इनके लिए भी एक प्रॉपर जो वेजेस हैं वो तय होनी चाहिए, ड्यूटी आवर वेज वाली जो काम होती है उनका एक फिक्स होना चाहिए कि भाई ये भी जो है हमारे जैसे नॉर्मल लोग हैं और हमारी जैसी चीज़ों को ये सर्टन तरीके से कर पाएँ। हाउसबर्ग जो एम्पायर के जो लोग थे, उन्होंने उनका यहाँ कहना होता है कि हाउसबर्ग जो शासक थे है ना, उन्होंने हंगरी के लोगों को ज़्यादा फ्रीडम देने का काम किया था। हालांकि इनमें देखोगे कि जो मैग्यारों के जो अगर वर्चस्व की बात करें तो यहाँ पे मैग्यारों का जो वर्चस्व था, इससे ये साबित हो गया था कि आने वाले टाइम पे जो मैग्यार इस तरह के जो प्रोटेस्ट में अपना भागीदारी दिखा रहे हैं और जो इन चीज़ों पे आगे आकर के अपना वर्चस्व को लहराने का, परचम लहराने का काम कर रहे हैं, भविष्य में आने वाला टाइम में कहीं ना कहीं आपको इसका वर्चस्व का एक प्रभाव देखने को मिलेगा स्टूडेंट। तो चलिए, इस तरह का ये पोर्शन हम लोगों ने फिनिश किया। आई होप कि थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए मुझे उम्मीद लगता है कि अगली वीडियो में मैं इस पोर्शंस के सारे जो पोर्शंस होने वाले हैं 3, 4, 5, 3 तो हो गया, पार्ट 3, 4, 5, 6 जो भी होंगे वो मैं अगले चैप्टर्स पे या अगले वीडियोज़ में आपको फिनिश करता हुआ दिखूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद का वीडियो जो होगा वो लास्ट वीडियो होगा, इसलिए उम्मीद करूँगा कि मैं जल्द ही उसको फिनिश करके आपके सामने लाने का काम करूँ। स्टूडेंट बस आप लोग पढ़ते रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो और चैनल के जो भी कंसेप्ट हैं उसको यूज़ करने का काम करो। मैं बता दूं कि आपके बुक का लाइन बाय लाइन जो है एक्सप्लेनेशन यहाँ पे चल रहा है। आप बुक पढ़ो, आपको ये सारी चीज़ें ही मिलेंगी, कुछ भी बाहर नहीं मिलेगा। कुछ एग्जांपल मैं रीजनल दे रहा हूँ जो आपको समझ में आ जाए स्टूडेंट, है ना। ऐसा बहुत सारे कम चैनल्स में होता है कि आपको इस तरह के रीजनेबल ऑप्शंस को एग्जांपल के तौर पे प्रेजेंट करने का काम किया जाए। तो मैं कोशिश करूँगा और भी इसको पोलाइट करने का और भी ईजी करने का। बस इसके लिए मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे सेशंस को पसंद अगर आ रही हो तो इन चीज़ों को बिल्कुल खुले मन से इनका समर्थन करें और मुझे आगे बढ़ने के लिए, मुझे और अच्छे से काम करने के लिए लगातार आप मोटिवेट करते रहें। अपने प्यार से अपना प्यार बरसा करके मुझे इन चीज़ों को आगे लाने का काम करने में मुझे अपनी मदद करने के लिए आप लोग प्रमोट करते रहें। चलिए स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी बहुत जल्द आने वाली है। आने वाले टाइम में हम सारे विषयों के सब्जेक्ट्स के जो पोर्शंस हैं उसको फिनिश करने के लिए तैयार हैं और बस इसमें आप अपना सहयोग बना करके मुझे कोऑपरेट करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, शी यू।